हम इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है ऑटिज्म। कल विश्व ऑटिज्म दिवस था, उस पर काफी सारे प्रोग्राम्स भी हुए। डॉक्टर जफर मिनाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर उम्मीद ग्रुप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स एट भोपाल, बिलासपुर और नागपुर। विजिटिंग डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन है अपोलो बिलासपुर में। महर्षि दधीची अवार्ड 2009 में आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिशन डिसेबिलिटी रिडक्शन के लिए दिया गया था। डिसेबिलिटी रिडक्शन पे आप काफी काम करते हैं। ऑटिज्म वास्तव में क्या होता है और इसको किस प्रकार क्या कंट्रोल किया जा सकता है, अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य की वह दशा जिसमें पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद स्थापित न कर पाए या कर पाए तो समझ न पाए, इस स्थिति को या इस दशा को हम ऑटिज्म के नाम से परिभाषित करते हैं। विस्तार से ऑटिज्म से जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। ओवर टू यू डॉक्टर जफर मिनाई। धन्यवाद कृपाशंकर जी। मैं आभारी हूँ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का और विशेषता राघवेंद्र भाई जी का, जिनका सहयोग मेरे मिशन डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में बहुत शुरू से रहा है और बहुत महत्ता रहा है। मैं आभारी हूँ इस फोरम का, और सभी मैडम ने, डॉक्टर रितु शर्मा ने भी बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही ज्वलंत विषय पे अपनी बात रखी और मेरे को भी उसके बड़े प्रैक्टिकल टिप्स मिले। अब मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ, ऑटिज्म। सबसे पहले अगर हम एक आम भाषा में बोले तो ऑटिज्म क्या है, तो अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि ऑटिज्म क्या है, तो इसका सबसे अच्छा होगा कि जो भी बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, जो अपने में ही खोया हुआ है, वो बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। यानी वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता, उससे जो सोशली एक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं वो उसको नहीं समझ पाता, और ऊपर से ये बच्चा देखने में, यानी विकास की दृष्टि से, शरीर की विकास की दृष्टि से बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है। तो जो मुश्किल है वो ये है कि देखने में एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जो सामाजिक जैसे ही ढांचे में उसे लाया जाता है वहां परफॉर्म ना कर पाए, इस स्थिति को अगर शुरुआती 30 महीने में नहीं पकड़ा जाता तो इसके करेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि एक आम, अगर हम सोच के हिसाब से भी चले, दुनिया में सबसे स्ट्रांग फीलिंग होती है कि हम हर काम अपनी मर्जी से करें। समाज और समाज के नियम हमें उसके दायरे में रह के काम करने की आदत डालते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाकी पक्ष हो। और अगर एक बच्चा सिर्फ अपने ही मस्त उसमें है, उसको किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से या सामाजिक परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास सबसे स्ट्रांग चीज है कि वो वैसे ही रहे। और ऐसी स्थिति में उसका समाज में योगदान लगभग असंभव हो जाता है, अगर उसको एक बार उसका रिवॉर्ड सिस्टम इस तरह से डेवलप हो जाए कि इस तरह के व्यवहार से वो एक्टिवेट होने लगे और उसको इस व्यवहार में मजा आने लगे। ये एक ऐसी लत है जिस तरह से किसी ड्रग एडिक्ट के लिए उसका रिवॉर्ड सिस्टम जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो रिहेबिलिटेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी प्रकार इन बच्चों का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए इन बच्चों को अर्ली डिटेक्ट करना, अर्ली पकड़ना। और क्या इसके लिए कोई बड़ी ज्ञान या बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता है? तो जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये है कि इसका ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं जो हम एमआरआई से बोलें या ब्लड टेस्ट से बोलें जिससे कि इसका हमारे को डायग्नोसिस मिल सके। उसके लिए आवश्यकता होती है, अगर हम डिटेल में जाएं तो साइकोलॉजिस्ट से उसके टेस्ट होते हैं, जो बिहेवियर टेस्ट होते हैं, जिनसे कि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे भी पहले अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने बोला ये तो एक बहुत आम भाषा थी कि ये बच्चे जो अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं, लेकिन अगर हम उनके डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करें, यानी विकास के क्रम की बात करें, तो ये बच्चे चलने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इन बच्चों का हाथ का काम बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसे हम फाइन मोटर बोलते हैं। बेसिकली सोशलाइजेशन और स्पीच और कम्युनिकेशन में इनका अफेक्ट होता है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन, यानी बोलना और परिवार या समाज के साथ उनका इंटरेक्ट करना, वो अफेक्टेड होता है। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से ये जो है ये लिमिटेड अपने ही व्यवहार की चीजों को रिपीट करते जाते हैं। एक ही तरह के कपड़े पहनना, एक ही खिलौनों से खेलना, एक ही तरह का गाना देखना, एक ही तरह का खाना खाना, जो भी होगा वो, या बार बार एक ही शब्द का रिपीट करना। इसके लिए जो कंफ्यूजन होता है वो क्यों होता है?
कंफ्यूजन इसलिए होता है कि 1/3 बच्चे इनमें से बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंटल मेंटल एज के होते हैं, यानी उनका मेंटल रिटार्डेशन उनमें नहीं होता। ये कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन से अलग है, जबकि 1/3 बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है ऑटिज्म के साथ। बट जो 1/3 बच्चे नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के होते हैं, यानी उनमें मानसिक विकलांगता नहीं होती है, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी मर्जी के एरिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बगैर बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर मैं बोलूं एक 2 साल का बच्चा है तो पता चलेगा वो यूट्यूब पे अपनी मर्जी का गाना निकाल लेता है, लेकिन अगर हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब माँ बाप कंफ्यूज होते हैं कि भाई ठीक है, ये अभी एक बार नहीं बोल रहा, अगली बार बोलेगा। फिर वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो 3 साल का काम कर रहा है, वो 4 साल का काम कर रहा है, उसकी मर्जी का गाना बजता है, वो 2 कमरे दूर से भाग के आ जाता है या पहली मंजिल से नीचे भाग के आ जाता है, वो सुनने लगता है। लेकिन जब सुनता है तो उसमें इतना खो जाता है कि वो वापस, हम उसको कितना भी बुलाने की कोशिश करें तो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके अलावा वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता। 1/3 बच्चों में, लगभग 35% बच्चों में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो 1 से 2 साल के बीच में पकड़ी जा सकती है, वो है पहले बोलना शुरू करना। यानी वो माँ बाप, पिता माता, जो भी हम घर में बोलते हैं, पापा मम्मी, वो ये शब्द बोलना शुरू करते हैं और 14 से 16 महीने के बीच में लगभग बोलना बंद कर देते हैं। फिर चाहे बाद में वो वापस बोलना शुरू करें। वो 1 साल में लगभग नॉर्मल नमस्कार करना, टाटा करना, बाय करना, ताली बजाना शुरू कर देते हैं, पर बाद में 16 महीने 14 महीने के आसपास उसे बंद कर देते हैं। तीसरा जो है वो है प्ले एक्टिविटीज, यानी शेयरिंग करना। हमारी एक मानव की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है अपने व्यवहार या अपनी चीजों का शेयर करना। अगर हम परेशान हैं तो उसके विषय में बात करना, अगर हम खुश हैं तो उसको शेयर करना। इन बच्चों की समस्या ये होती है, ये बेचारे अपनी चीजों को किसी भी तरह से शेयर नहीं कर पाते, और ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के 2 साल में। इसके अलावा कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, यानी ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते। कई बच्चों में आवाज को लेकर समस्या होती है, यानी या तो वो प्रेशर कुकर या मिक्सी की आवाज से एकदम घबरा जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या कान बंद कर लेंगे। उन्हें कई बार पंजा रख के चलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि टच की वजह से, या चबाने में समस्या होती है अगेन टच की वजह से, जो सेंसी डिसइंटीग्रेशन के साइंस है। कंफ्यूजन क्यों था? कंफ्यूजन इसलिए था माँ बाप को कि वो बच्चा अपनी मर्जी की तो चीज कर रहा था, लेकिन जब आप उनसे पूछ रहे थे या उससे कोई काम बोल रहे थे, जो एक 18 महीने का बच्चा एक सिंगल लाइन कमांड कर देता है कि रख दो, ला दो, मत करो, बैठ जाओ, वो उनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की कोशिश नहीं करता, या मैक्सिमम 1 से 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो करता। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है वो इसलिए होता है कि ये अलग अलग सेटिंग्स में डिफरेंट बिहेवियर रख सकते हैं। इनका एक व्यवहार अपने माँ बाप के साथ होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं, हम इन्हें मॉल में लेके जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में लेके जाते हैं, तो इनका व्यवहार हमें बिल्कुल अलग होता है। तो माँ बाप के लिए अगेन ये समस्या होती है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाए भी तो कौन सा व्यवहार बताए। सबसे बड़ी चीज, ये सारे विषय इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जैसा मैंने आपसे बोला कि वर्ल्ड में 2 स्टडीज हुई जो लगभग बहुत बड़ी स्टडीज थी, 40,000 से ज्यादा बच्चों पे की गई, जिसमें यह देखा गया कि अगर इन सिम्टम्स को हमने लगभग 30 महीने से पहले आइडेंटिफाई किया और इन बच्चों को इन जो डेफिसिट्स हैं या जिन एरियाज में उनको डिफिकल्टीज हैं उनमें सपोर्ट किया, तो लगभग 30% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि आज वर्ल्ड में 1% जो जनसंख्या है वो ऑटिज्म से पीड़ित है, और उसकी समस्या इसलिए और विकराल रूप धारण कर ली कि कोविड में हम लोग अपने आप में बंद हो गए। दूसरी एक बड़ी समस्या जो वैसे ही फेस कर रहे थे वो स्क्रीन टाइम की थी, कि अगर एक बच्चा सिर्फ मोबाइल में अपने आप को कैद कर लेता है या लैपटॉप में कैद कर लेता है या वीडियो गेम्स में कैद कर लेता है, तो उसका इंटरेक्शन और ज्यादा अफेक्टेड रहता है। और कोविड में क्योंकि हमारा बाहर निकलना बंद था, स्कूल्स बंद थे, तो जो सोशल इंटरेक्शन की संभावनाएं थी वो और ज्यादा इन बच्चों पे इफेक्ट की। तो जो बॉर्डर लाइन केसेस थे जिनमें ये समस्या बॉर्डर लाइन थी, वो भी बढ़ के काफी मॉडरेट लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किसी सिंपल 3 क्वेश्चन से, किसी माँ से कोई भी इंसान अगर करे, उसको ये पता चलता है कि वो बच्चा नहीं बोल रहा है या उसका व्यवहार थोड़ा अलग हटके, तो हम अगर सिंपल 3 क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं और माँ उसका आंसर देती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हम माँ से पूछें कि क्या आप इसके बोलने से संतुष्ट हैं।
और अगर माँ का आंसर है नहीं है, तो दूसरा सवाल, क्या ये पहले बोलता था बाद में इसने बोलना बंद किया? तो यहीं पे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा एक प्रॉब्लम एरिया जो है वो कम्युनिकेशन का है। दूसरा समाज से जो हमें सवाल करना है वो ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यवहार में अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और इसमें भी कहीं ये बाकी चीजें जो इसकी मर्जी के बाहर की होती हैं ये नहीं करता है? तो यूजुअली इसमें इमीडिएटली माँ का रिस्पॉन्स आता है कि हाँ डॉक्टर साहब, हमें ऐसा फील होता है कि सिर्फ अपने एरियाज में काम करता है, अपनी मर्जी की चीज करता है, अपने ही व्यवहार से कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता, बल्कि रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जमीन पर सर पटकने लगता है, अलग अलग तरह के टेंट्रम्स या अपनी तरफ व्यवहार खींचने की कोशिश करता है। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट का ये दूसरा एरिया है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसी स्टेज पे। तीसरा है कि ये आपकी 10 में से कितनी बात मानता है, और ये मैं 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए बता रहा हूं या 3 साल तक के बच्चों के लिए बता रहा हूं। अगर माँ का रिप्लाई है कि वो 10 में से 2 से ज्यादा बात नहीं मानता, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो बात डांट के ना बोली जाए, किसी लालच के साथ ना बोली जाए, या किसी ऐसे विषय पे ना हो जिसपे बच्चे का लगाव है, यानी वो मोबाइल से बहुत अधिक अटैच्ड है या किसी एक खिलौने से बहुत अटैच्ड है, तो वो काम तो तुरंत करके दे देगा। लेकिन इनके अलावा अगर हम बेसिक उससे पूछें कि इन चीजों के अलावा 10 में से ही आपकी कितनी बात मानता है, तो अगर यूजुअली माँ का आंसर होगा डॉक्टर साहब 1 या 2 या 3 से ज्यादा बात नहीं मानता। हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारा पूरा जो इनिशियल स्कूलिंग है वो इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होता है। हमें व्यवहार को इस तरह डेवलप करना होता है कि हमें स्कूल में टीचर की बात को, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, वो जैसा बता रहा है उस तरह से चीज को लर्न करना है। यहाँ हमारी समस्या ये है कि अगर वो घर पे 10 में से 2 बात नहीं मान रहा, तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्कूलिंग में समस्या आने वाली है, और यहीं पे हमको उसको स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट देने की जरूरत है। टारगेट हमारा नॉर्मल स्कूल होना चाहिए जहां हमें उसे इंटीग्रेट करना है। ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नॉर्मल इंसान को। और ये मैं नहीं बोल रहा कि हम इससे ये बोल दें कि इसे ऑटिज्म है। मेरा यूजुअली, मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मास्टर ट्रेनर हूँ, इंडियन एकेडमी का नेशनल पे। मेरी हर स्लाइड का जब प्रेजेंटेशन का पहली स्लाइड होती है, मैं उसमें ऑटिज्म वर्ड बना के उसको बम से या एक ऐसे दिखाता हूं कि वो बस्ट हो गया। रीजन, अगर आप ऑटिज्म वर्ड गूगल पे डालेंगे तो लगभग 20 करोड़ साइट्स ओपन होते हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा जीवन भर विकलांग रहेगा। और इसको मैं एक आम, उसमें एक ही एग्जांपल मैं दे सकता हूं। कभी हम में से काफी लोग कोविड से परेशान होकर निकले हैं, तो कुछ ऐसे लोग थे जिसमें खाली स्मेल गई, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ पता ही नहीं चला, और बाद में पता चला कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई जिससे ये समझ में आया कि इनको पहले इन्फेक्शन हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कुछ ऐसे थे अनफॉर्चुनेटली जिन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, और कुछ ने अपनी जान को खो दिया। अब क्या कोविड हम मान ले कि पांचों एक ही उसमें था? हाँ, कोविड एक था, लेकिन उसकी ग्रेड्स अलग अलग थी। इसी तरह ऑटिज्म में भी समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने जल्दी आइडेंटिफाई किया और वो माइल्ड वैरायटी है या मॉडरेट वैरायटी है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हम उसको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हर ऑटिज्म को ये मान लेना कि ये तो जीवन भर दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, और उससे बड़ी बात, ये सारे सिम्टम्स हम में मौजूद होते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमने उससे बात करना बंद कर दिया, तो क्या हम ऑटिस्टिक हो गए? किसी ने मेरे से पैसे लिए वापस नहीं किए, मैंने उसे देखना बंद कर दिया, तो क्या हम ऑटिस्टिक हो गए? तो ऐसा नहीं है। या हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सबको क्या नमस्ते या गुड मॉर्निंग करते चलते हैं, या मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह सबको प्यार की झप्पी देते हैं? नहीं, ये सारे व्यवहार नॉर्मल नहीं है। तो हम उम्मीद करें कि हम किसी ऑटिज्म को ऐसा ट्रेन कर देंगे कि वो सबका दोस्त हो जाएगा, सबको नमस्ते करेगा या सबके साथ खेलेगा, ये संभव नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि वो सोशली इंटीग्रेट होके एक सक्सेसफुल इंसान की तरह समाज में अपना योगदान दे सके, देश में अपना योगदान दे सके। ये हमारा टारगेट होता है, जो एक मैक्सिमम पोटेंशियल का शब्द है, यानी हर इंसान अपनी मैक्सिमम क्षमता पे जो काम कर सकता है। इसी तरह इन बच्चों की एक क्षमता होती है, और कई बार जैसे मैंने बोला, इसमें से 2/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक व्यवस्था तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी हो सकती है, या एक डोमेन बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा हो सकता है। उस डोमेन को सब्सिक्वेंटली वर्कअप करने की जरूरत होती है। पर जैसा मैंने आपसे बोला, इस सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। वरना अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ और उनका रिवॉर्ड सिस्टम उन्हीं के व्यवहार से एक्टिवेट होने लगा, तो फिर ये समस्या बड़ा रूप धारण कर लेती है, और इनको बाद में संभाल पाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक परिवार के लिए
डेफिनेटली वो बहुत ही चैलेंजिंग सिनेरियो है, बहुत ही विकट स्थिति है। जबकि इनिशियल फेज में जैसा मैंने आपसे बोला कि अगर हमको अर्ली स्टेज पे भी ये पता चलता है कि एक बच्चे को बोलने की समस्या आ रही है, उसके साथ व्यवहार की समस्या आ रही है और उसके साथ सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, तो 3 चीजें तो हम तुरंत प्लान कर सकते हैं। और अभी सभी जगहों पे DEIC अवेलेबल है, जिसमें कि स्पीच थेरेपी जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे, साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करे, स्पेशल एजुकेटर जो उसको नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट करने के लिए सपोर्ट कर सके, यानी स्कूल प्रिपेयर्डनेस के लिए हेल्प आउट कर सके, और लास्ट में अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। और ये चीज के लिए हम अलग अलग फोरम्स पे पीडियाट्रिशियंस के लिए, नॉर्मल डॉक्टर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने बोला कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन बहुत महती योगदान दे रहा है। और विशेषकर जैसे मैंने बोला कि राघवेंद्र भाई जी के साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई, कई वर्कशॉप्स हम लोग ने साथ में कंडक्ट करी। और मैं आभारी हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी कि जिन्होंने मुझे एडवाइजर लेके न सिर्फ महर्षि दधीची पुरस्कार से मुझे पुरस्कृत किया था, बल्कि हम स्टेट लेवल पे दूरस्थ अंचलों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई इंटरवेंशन यही सर्विसेज ब्लॉक लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये बच्चा जो भी इस महान देश में पैदा हुआ है वो अपनी महानता के साथ, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अपना योगदान इसके विकास में दे सके और वो एक समाज का अभिन्न अंग बन सके। और जैसा मैंने बोला कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। अगर कोई बच्चा नहीं हेल्दी आइडेंटिफाई हो पाया है तो क्या सब कुछ खत्म है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास भी उसकी एक क्षमता है। हाँ, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा, किसी की स्पोर्ट्स में हो सकती है, किसी की जो है वो अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, और अलग व्यवहार में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा हो सकता है। फिर हमको उसको ग्रूम करना होता है, उसके लिए उसको ट्रेन करना होता है, जिससे कि वो उस डोमेन के साथ अपना समाज में एक पॉजिटिव योगदान दे सके। मुख्यतः ये मेरे हिसाब से एक जनरल फोरम पे अगर हम इतना समझ पाए कि ऑटिज्म जो है वो एक व्यवहार की, कम्युनिकेशन की, और जिसमें कहना चाहिए व्यवहार में भी रिपीटेशन की, बार बार एक ही चीज पे अड़े रहने की जो एक बच्चे की संभावना होती है या इस तरह का एक उसमें प्रेजेंस होता है जो उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाने से रोक रहा होता है, इसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें के जैसा मैंने बोला कि साइकोलॉजिस्ट इंडियन गजेट नोटिफिकेशन में है कि एक इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म है, जिससे कि हम इन बच्चों का डिटेल्ड असेसमेंट कर सकते हैं। ईसा है, उसके बाद इंक्लेन टूल है जिससे हम इन्हें सर्टिफाई करते हैं, और अभी जो नई विकलांगता की लिस्ट आई है उसमें ऑटिज्म को इंक्लूड किया गया है दिव्यांगजनों की, जिससे कि अब उनको सरकारी पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके नॉर्मल इंटीग्रेशन के लिए। और जैसा मैंने बोला, हमारा मेन टारगेट इनिशियली होना चाहिए कि जैसे ही 1.5 साल पे अगर हमें पता चलता है कि कोई बच्चा आंख से आंख नहीं मिला रहा है, बीच बीच में पंजे उठा के चल रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ बोलना शुरू किया था बाद में बोलना बंद कर दे रहा है, कुछ बच्चों के साथ मिक्सअप कर रहा था बाद में वो भी नहीं कर रहा है, या अपने में ही बातें रिपीट करता जा रहा है, तो वो सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे को इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको फिर डिटेल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ से उसके विषय में बात करें, उसका प्रॉपर असेसमेंट हो। लेकिन हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए वेट ना करें। ये जो प्रॉब्लम लिस्ट है अगर मौजूद है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान होगा वो उन्हें एम्पावर करना होगा, यानी थेरेपी स्टार्ट करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मलेरिया या टाइफाइड नहीं है कि डॉक्टर साहब ने अगर पहले डायग्नोसिस ये नहीं बनाया कि ये मलेरिया था या टाइफाइड था तो मलेरिया की जगह गलती से टाइफाइड की दवाई दे दी। अगर आप डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या डेवलपमेंटल इश्यूज में आप प्रॉब्लम लिस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिससे बच्चे को दिक्कत आ रही है, और उसमें सपोर्ट देने की कोशिश जितनी जल्दी करेंगे, वो बच्चा काफी संभावना है कि उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा जो बाद में उसे ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी या इस तरह की बड़ी बड़े जिसे कहना चाहिए कठिन मेडिकल शब्दों के मायाजाल में उलझा देगी,
और अनफॉर्चुनेटली उसकी संभावना और क्षमताओं पे भी विपरीत असर डालेगी। इस सबके साथ जैसा मैंने बोला कि इन बच्चों में कुछ और भी दिक्कतें होती हैं। अगर शुरुआती संभावनाएं नहीं होती हैं तो फिर बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा एक तिहाई बच्चों में जैसा मैंने बोला मंदबुद्धिता हो सकती है। कुछ ऐसे बच्चों में सोने की समस्या यानी सोने से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक चंचलता हो सकती है। कुछ बच्चों में साथ बच्चों की मिक्सिंग की जो समस्या है उसके साथ एक दूसरे को मारना या इस तरह का एक व्यवहार की समस्या हो सकती है। अगर ऐसी कुछ संभावनाएं या समस्याएं हैं तो उसके लिए हमको साइकेट्रिस्ट मदद की आवश्यकता लग सकती है, जिससे हम उनको काफी हद तक के हेल्प आउट कर सकते हैं। एनी स्टेज, जैसा मैंने बोला, वो कोई भी स्टेज हो, आइडियली हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम एज ए वॉलंटियर इन बच्चों को 2 साल से पहले आइडेंटिफाई कर लें, वहीं से इनकी मदद करना शुरू कर दें। एक बार मदद स्टार्ट हो गई, देखें अगर आवश्यकता लगती है तो फिर साइकोलॉजिस्ट से हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन करा लें। और टारगेट ये हो कि जितना जल्दी हो हम इन्हें प्ले ग्रुप, आंगनवाड़ी, जो भी घर के पास छोटी स्कूल की संभावना है, जो भी उसका नाम हम बोलना चाहें, प्ले ग्रुप बोलना चाहें, किंडरगार्टन बोलना चाहें, तुरंत उन बच्चों के साथ वहां, ताकि ये बच्चों में मिक्सअप हो सके। हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट वे में एज अ मैसेज, एज अ मिशन हमें लेके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे इंटरेक्शन को फर्दर रोकता है और बच्चे को अपने में ही आत्म केंद्रित होने के लिए मजबूर करता है। बाई डायरेक्शनल यानी अगर वीडियो कॉल पे बात की जा रही है वो स्क्रीन टाइम में नहीं आता, क्योंकि वो इंटरेक्टिव होता है। स्क्रीन टाइम से जो हमारी सोच है वो ये है कि अगर वो सिर्फ बैठ के मोबाइल देख रहा है, उसमें गाना देख रहा है या उसमें राइम्स देख रहा है, कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए वो उससे पोएम याद कर रहा। मैंने बोला पोएम आप जब बताते हैं तो हर बार एक अलग फेस बना के बताएंगे, एक अलग तरीके से बताएंगे। ये एक ही वे चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, जो उसके व्यवहार में और एकरूपता लाता जा रहा है या नेगेटिव व्यवहार को रीइंफोर्स कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे को इस चीज पे ध्यान देना आवश्यक है कि हम शुरू के 2 साल में स्क्रीन का उपयोग ना करें। अगर जैसा मैंने बताया कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं तो हम प्रॉब्लम लिस्ट पे ही उनको मदद शुरू कर दें, फिर चाहे हम सब्सिक्वेंटली उस चीजों को डिटेल्ड साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन पे जाएं। इसमें हर बच्चे में एमआरआई कराना आवश्यक नहीं है, हर बच्चे में क्लिनिकली बड़ी जांचें कराना कोई आवश्यक नहीं है, कोई ऐसी दवाई इसकी नहीं है जिससे मैं बोलूं कि ऑटिज्म ठीक हो जाता है। इसलिए व्यर्थ के उस तरह के जंजालों से, जिसमें कि कहीं स्टेम सेल थेरेपी को प्रमोट किया जा रहा है, कहीं कुछ और इस तरह के ट्रीटमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली कहीं भी एविडेंस में प्रूव नहीं है कि इससे इन बच्चों का फायदा हो सकता है, बल्कि ये एक तरह का फाइनेंशियल या कहना चाहिए गिमिक है, जो बेचारी फैमिली ये सोचती है कि किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली फैमिली को भी हमें ये बताना होगा कि हमें लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, शॉर्टकट मत ढूंढिए। एक नॉर्मल बच्चे को भी 1 साल लगता है एक क्लास पास होने के लिए। हम अगर सोच रहे हैं कि हम इस बच्चे को 1 साल या 1 महीने में 2 साल के हिसाब से ट्रेन कर देंगे, तो ये नॉर्मल व्यवहार के या नॉर्मल डेवलपमेंट से मैच नहीं करता। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। अगर किसी को भी कोई इससे रिलेटेड फर्दर अवेयरनेस की या कोई चीज की आवश्यकता है वो मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकता है, या भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आई एम अवेलेबल फॉर आंसर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। 1% पॉपुलेशन वर्ल्ड की अफेक्टेड है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अवेयरनेस ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। रितु मैडम और डॉक्टर जफर मिनाई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की इस वेबिनार के लिए। आप जैसे वक्ताओं के माध्यम से ही हम लगातार अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम अब इस सत्र को ओपन करते हैं, जिसको भी प्रश्न करना है हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, फिर अजय जी। नमस्ते। ये कांग्रेचुलेशन